Good morning class. So today we will be starting with the new topic of history and that is the revolt of 1857. See हमारे इंडियन हिस्ट्री में हमारा जो सिलेबस में है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आगे है, तो उसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब अगर हम रिवोल्ट की बात करते हैं तो इस रिवोल्ट को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी बोलते थे। मतलब द रिवोल्ट ऑफ 1857 was also known as the first war of independence और it was also known as Sepoy Mutiny। अब देखो ऐसा था कि ये हम इसको अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहे तो इसका मतलब ये भी था कि ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का। इससे पहले भी बहुत सारे वॉर्स हो चुके थे। उससे पहले अगर हम एक ब्रिटिशर्स का बाय क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा ही बैकग्राउंड अगर हम देख लें तो बेटर रहेगा। देखो सबसे पहले जो थे ब्रिटिशर्स आए थे आपके 1600 में, ठीक है। उससे पहले आपके सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज 1498 में, देन डच आए थे 1595 में, देन इंग्लिश 1600 में एंड देन फ्रेंच 1664 में जो थे इंडिया में आए थे। ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज की विच वाज द फर्स्ट एरिया, विच वाज द फर्स्ट कंट्री जो कि हमारी कंट्री में ट्रेड करने आई थी। तो सबसे पहले थे पोर्टुगीज में से वास्को डी गामा जो थे सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे मतलब उनका ऐसा मकसद नहीं था कि उनको यहाँ पे कुछ एडमिनिस्टर करना है या उनको गवर्न करना है। नो, इट वाज नॉट देयर मोटिव। उनका मोटिव सिर्फ इतना था कि उनको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अगर हम पूछें कि उनका पर्पस किस पर्पस से आए थे ब्रिटिशर्स, वो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने ही आए थे। और फिर ट्रेड करते 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 उनका एक कहावत है लालच बुरी बला है, तो बस उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ था हमारे, आपको पता है हमारे सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स पर भी हम यहाँ से जो है रोमन्स को सिल्क एक्सपोर्ट करते थे। बंगाल में अगर आप मसलिन देख लो वो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन, वो एक्सपोर्ट करते थे। तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से हम देखें हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही वास्ट था, बहुत ही वाइड था एक तरह से। तो इसलिए हमारा जो रॉ मटेरियल था उसी को देखते हुए ब्रिटिशर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। अब से यहाँ पे इनको क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर ग्रांट किया था जो ब्रिटिशर्स थे कि आप एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आप इंडिया में ट्रेड करने जा सकते हो इन द ईयर 1600। बस उसी दौरान वो यहाँ पे आए थे। फिर आपको पता है उसी के बाद हमारी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी सूरत में, ठीक है। बेसिकली मुगल्स जो थे, मुगल्स आपको पता है लेटर मुगल्स थे जिनका उसके बाद डिक्लाइन हो गया और उसके बाद मराठा पावर्स राइज हुई, ठीक है। मराठास के बाद हमारा जो है मॉडर्न एरा उसके बाद सारा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम ये कहानी देखें कि ब्रिटिशर्स जो है उनको यहाँ पे ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी दी किसने, उन्होंने इतना हक जमाया कैसे यहाँ पे, तो कोई ज्यादा दूर जाने की कहानी नहीं है। उन्होंने यहाँ पे ज्यादा हक सिर्फ मुगल्स के कहने पे जताया था। मतलब एक होता है ना मुगल्स ने उनको एक स्पार्क दे दिया कि ठीक है यार अब तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले जो फैक्ट्री मैंने बोला स्टैब्लिश हुई सूरत में, वो भी हमारे मुगल एम्परर ने उनको ग्रांट किया था कि ठीक है तुम यहाँ पे जाके फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें थी बहुत ही बैकग्राउंड में चलें तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे मुगल्स के टाइम पे अगर आपने मुगल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कितनी कितनी ज्यादा चीजें थी। उसके बाद इन्होंने आपके स्टेशंस जो हैं, ट्रेन्स जो हैं, वो सारी इन्होंने बिल्ड करी थी और तो वो सब हमारे अच्छे के लिए था। लेकिन उनका एक बेसिक मोटिव ये था कि उनको यहाँ से जो है अगर उन्होंने ट्रेन्स भी यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी, तो उनका एक मेन मोटिव ये होता था कि जो है हमारा सामान कहीं ले जाने में दिक्कत हो रही है या लेट हो रहा है या डिले हो रहा है, इसलिए उन्होंने वो ट्रेन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। उसका ऐसा कुछ उनको एक हमदर्दी नहीं थी कि यहाँ के इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, पर उनका एक मेन मकसद ये था कि देखो यार क्या होता है ना, मेरा और जो मेरे साथ में कोई भी कलीग होगा मेरे को और उसको कम्युनिकेशन आना चाहिए, तभी हम दोनों बात कर पाएंगे, तभी मैं उससे अपना काम निकलवा पाऊंगी। तो ब्रिटिशर्स को काम तो निकलवाना था इंडियन से, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था वो वीक था इंडियंस का। ब्रिटिशर्स के साथ वो इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, उनको लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एक तरह से उनमें लैक थी। तो वही चीज अपनी ही सहूलियत के लिए उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाया और वो भी खाली हाईली एजुकेटेड और मिडिल क्लास लोग ही ले सकते थे। तो वो चीजें जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई तो उनको लगा कि ठीक है अब ये जो इंडियंस है ये थोड़ी, क्योंकि कुछ चंद लोगों को वो एजुकेशन प्रोवाइड हो रही थी लेकिन उनके लिए इनफ था क्योंकि उनको अपना मैसेज उस तक पहुंचाना था, उसने आगे अपना काम करना था। तो उनके लिए वो चंद लोगों तक जो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराई दैट वाज इनफ, क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना था।
इसी दौरान चलते 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 फिर जब ऐसी चीजें होती गई तो मतलब लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये चीजें जो है हमारे पे अत्याचार हो रही है। अभी तक उनको समझ आया था नहीं आया था वो अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये चीजें लग रही थी कि ये चीजें हमारे ऊपर गलत हो रही है, हमारे पे एक तरह का अत्याचार हो रहा है। ऑल्दो उनके अंदर वो नेशनलिज्म और ब्रदरहुड वाली भावना नहीं आई थी अभी तक, बट हाँ उनके अंदर एक सेंस ऑफ टेरिटोरियल जो है कि हमारी जगह है, हमारी ये एरिया है, वो तो एक वो जो सेंस थी कि ये हमारी जगह है, हमारी जगह पे कोई और आके कब्जा कर रहा है, वो चीजें जो है ना वो चीजें उनमें अभी तक बिल्ड हो चुकी थी। और तो सेंस ऑफ नेशनलिज्म अभी तक नहीं आया था। यहाँ पे अगर हम रिवोल्ट में आगे बढ़ेंगे तो एक चीज हम देखेंगे, जो सब लोग थे अगर इस रिवोल्ट में जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सब ने अपने अपने मोटिव के लिए किया, अपने अपने मकसद के लिए पार्टिसिपेट किया, उन सबके अपने अपने रीजंस थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया सारा बैकग्राउंड की क्या था, ब्रिटिशर्स कब आए, उन्होंने क्या क्या चीजें करी, कैसे कैसे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करी, ये तो सारा तुम्हारा मिडिवल हिस्ट्री में सारा कवर हो जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और वो पीरियड हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द ईयर 1707 टू 1947, आपका मॉडर्न एरा स्टार्ट हो जाता है। अगर हम रिवोल्ट की बात करें तो रिवोल्ट हम इंट्रोडक्शन, कॉजेस, फेलियर और इम्पैक्ट, इन 4 पार्ट्स में इस रिवोल्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैंने ऐसा नहीं है, अगर मैं इसको बोलूं कि इट वाज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सेपॉइल म्यूटिनी, तो ये पहला ऐसा वॉर नहीं है जो हुआ था, इससे पहले भी और बहुत सारे रिवोल्ट्स हो चुके थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्रेड के पर्पज से आए तो थे, लेकिन वो अब ट्रेड तक सीमित नहीं थे, उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, एक तरह से यहाँ की इकोनॉमी को ड्रेन करना शुरू कर दिया था। तो ये जो इकोनॉमी को ड्रेन करने का कॉन्सेप्ट था, ये भी हमारा दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक द ब्रिटिश एंड यूएन ब्रिटिश रूल में दी हुई थी। उसमें उन्होंने द ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थी थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने उस बुक में प्रोवाइड करवाया हुआ था। और इसका मतलब ये था कि देखो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनको मैंने आपको बताया यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई बहुत थी, तो उनका एक मोटिव क्या था, यहाँ से रॉ मटेरियल उठाओ और इंग्लैंड में जाके उसका एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचो। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो यहाँ से क्यों नहीं फिनिश प्रोडक्ट्स लेके उधर बेचते, वो चीजें भी तो ठीक थी, उनको उसमें भी फायदा था। तो 2 चीजें थी यहाँ पे, एक तो ये था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, है ना, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर वो यहाँ के लोगों को लगाते काम पे तो यहाँ के लेबरों को भी पैसा देना पड़ता, उनको भी थोड़ा बहुत वेजेस देना पड़ते, और वो लोग स्लो थे, एनी हाउ वो स्लो थे बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस दौरान इसके चलते वो क्या करते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे और इंग्लैंड में जाके एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचते थे, क्योंकि वहां पे जो थी टेक्नोलॉजी भी थी, इंडस्ट्रीज भी थी और उनके पास अपनी लेबर भी थी जो उनको सस्ते में काम कर देती। तो ये जो चीजें थी, देखो उनका काम जो यहाँ पे 15 दिन में होना था वो वहां पे उनका 5 दिन में हो जाता था। तो इसी दौरान चलते वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के वहां पे बेचते थे। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें, वहां का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होता था उसको फिर वापस से इंडिया में लाके भी बेचते थे, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा टैक्सेस भी लगाते थे, ज्यादा पैसों में बेचते थे, तो उसे आ जाके एक्सप्लॉयटेशन किसको हो रहा था, ब्रिटिशर्स का, इंडियंस को हो रहा था। इसी कॉन्सेप्ट के चलते जो है दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थी बात करी थी कि हमारी कंट्री को एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया गया है। कॉलोनियल मीन्स तुम किसी चीज को, जगह को यूज करके अपनी जगह का फायदा कर रहे हो, तो हम उस इकोनॉमी को बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी, और उन्होंने ये चीज अपनी बुक में मेंशन करी थी। अब सिंस इतना कुछ हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि ये, मैंने वापिस से बोलूंगी, ऐसा नहीं था कि ये पहला रिवॉल्ट था जो हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे जो थे लोगों ने रिवोल्ट किए थे, जो लोगों ने एक तरह से इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किए थे। तो उसमें थे आपके, देखो सबसे पहले एक तो था फर्स्ट अफगान वॉर जो 1839-42 में हुआ था। इसमें भी कम से कम अफगानों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी और कम से कम भी 20,000 ब्रिटिशर्स जो थे दे वर किल्ड। तो अगर हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं तो हम क्यों बोलते हैं? फिर उसके बाद ये कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हुए, खासीस जो कि असम में इन्होंने रिवोल्ट किया इन द ईयर 1828 टू 32, देन खून्स, ठीक है, ये ओडिशा में इन्होंने रिवोल्ट किया इन द ईयर 1832। तो यहाँ पे भी इन्होंने किसने रिवोल्ट किया था? अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन,
कि जिस तरह से वो अपनी पॉलिसी को यूज कर रहे थे हमारी कंट्री में एक्सपैंड करने के लिए, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने जो था रिवोल्ट किया। एक ट्राइबल रिवोल्ट थे कुछ हुए थे, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, चोआर रिवोल्ट, व्हिच वाज हेल्ड इन द ईयर 1769, क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट रिवोल्ट था जो दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू। देखो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू क्या था, इन्होंने जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रियोतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। वो चीजें हम यहाँ पे आपके इकोनॉमिक कॉजेज में पढ़ेंगे। तो उसके अगेंस्ट भी जो था एक रिवोल्ट हुआ था, और यही सबसे पहला रिवोल्ट था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। तो अगर हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं तो इसका मतलब वापस से बोलोगे ये नहीं है कि ये पहला वॉर था, इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसा वॉर था जिसने बहुत सारे इंडियंस को एकजुट किया। यहाँ पे इस वॉर की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी, एक स्ट्रेंथ थी इस रिवोल्ट की, वो थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो अगर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो दिस वॉर बिल्ड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन पीपल। ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है इस रिवोल्ट से आपको पता है इसके बाद तो हमें आजादी मिली नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये फेल भी हो गया। हम उसके रीजंस भी पढ़ेंगे ये फेल क्यों हुआ था, और उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट में। कॉजेज में सबसे पहला है हमारा पॉलिटिकल कॉज। देखो पॉलिटिकल कॉज में क्या था कि यहाँ पे मैंने लिखा है सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर। अगर हम सब्सिडियरी अलायंस की बात करें तो सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1799 बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी आपकी इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इस पॉलिसी में क्या कहते थे, इसमें बोला गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंडियंस हैं, वो क्या करेंगे बिना तो अगर हम सब्सिडियरी अलायंस की बात करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन द ईयर 1799। अब इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था देखो ब्रिटिशर्स ने ना, अब आप ध्यान से सुनना इसमें क्या बोला था। उन्होंने बोला था देखो एरिया आपके, मैंने यहाँ पे बात करी टेरिटरी की, ठीक है, टेरिटरी की बात कर रही हूँ। अलग अलग एरियाज थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कि लड़ रहे थे आपस में नहीं बोलूंगी, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे, एकजुट होकर लड़ रहे थे। तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो यहाँ पे इससे पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी आर्मी मेंटेन करेगा। अब आर्मी मेंटेन करने का मतलब ये नहीं था कि भाई वो उस पर अपना हक जमा सकते हैं। आर्मी मेंटेन करने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो इंडियंस हैं वो उस आर्मी को फंड करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेड होगा वो उस आर्मी को फंड करेगा, लेकिन उसकी अल्टीमेट कमांड किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की होगी। तो एक ये चीज सब्सिडियरी अलायंस में उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। दूसरी चीज उसने इंट्रोड्यूस करी कि कोई भी इंडियन जो है ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट नहीं हो सकता विदाउट आवर परमिशन। मतलब अगर आपको किसी को रिक्रूट करना है तो आपको हमारी परमिशन लेने की जरूरत है। तो ऐसी जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, ये जो था इट बिकेम वन ऑफ द कॉजेज फॉर द रिवोल्ट। हम ये नहीं बोलेंगे कि रिवोल्ट जो था एकदम सडन था, ठीक है, जब प्री प्लान था। देखो कुछ हिस्टोरियंस ने बोला होगा कि वॉर जो था प्री प्लान था, कुछ बोलते हैं दैट वाज नॉट प्री प्लान, या कुछ बोलते हैं इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ बोलते हैं इट वाज नॉट। तो अगर हम इसको सम अप करें कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये बोलेंगे और स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इट वाज नॉट प्री प्लान। ये क्या था, जो जितनी चीजें पास्ट में हो रही थी ना, जितने अत्याचार उन पे हो रहे थे, जितने एक्सप्लॉयटेशन उन पे हो रहे थे, उन सब चीजों का एक सम था द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये बात करी मैंने सब्सिडियरी अलायंस की। अगला पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन द ईयर 1848। तो इसमें उन्होंने क्या बोला था, इसमें उन्होंने बोला था अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उसका कोई हेयर नहीं, कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं है, तो क्या करोगे, और तुम किसी को अडॉप्ट कर रहे हो तो क्या करोगे, तुम किसी को अडॉप्ट कर रहे हो और अगर वहां के उस किंग ने उसको अडॉप्ट किया है, किसी बेटे को, अपने बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो वो उसको अपनी जो है आगे का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज समझ आए, मतलब उसको अगर कोई राजा है और उसको कोई अडॉप्टेड सन है तो वो अपने अडॉप्टेड बच्चे को आगे का राज्य अपना सौंप नहीं सकता। सो ये जो चीज थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इंट्रोड्यूस हुई थी।
तो एक ये भी कॉज बन गया था कि ठीक है, अब ये जो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका ऐसा कॉज था जिसमें इसी के चलते जो रानी ऑफ झांसी थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में, वो हम चीज आगे देखेंगे। अगली बात कर रही हूँ मिस ट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर। देखो बहादुर शाह जफर आपके लास्ट मुगल एम्परर थे, और आपको अगर आपने मुगल हिस्ट्री में पढ़ा हो तो ये कैसे जीत के आए थे, ये कोई 4-5 भाइयों की लड़ाई हुई थी जिसमें से बहादुर शाह जफर जो थे 65 इयर्स ओल्ड के थे, और वो थे थ्रोन के वो विजेता बन गए, विनर बन गए एक तरह से ब्रिटिश वो अपनी स्टेट के, ठीक है। तो वहां से जो है बहादुर शाह जफर जो है लीडर बन के आए थे। अब वो थे यहाँ के लास्ट मुगल रूलर, उनका कोई एज होगी 65 इयर्स, और वहां पे उन्होंने ब्रिटिशर्स उनको बोलते थे कि तुम जो है रेड फोर्ट छोड़ दो, दिल्ली में उनका राज्य था तो उनको बोलते थे तुम जो है रेड फोर्ट छोड़ दो। ये भी जो था एक तरह का कॉज बन गया आपके रिवोल्ट का। फिर एक और चीज यहाँ पे हुई थी, आपको पता है बाजीराव जी का आगे सन था नाना साहेब, है ना, इन्होंने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो क्या किया था इनको, इनकी पेंशन स्टेटस होता था, वो पेंशन स्टेटस के लिए मना कर दिया गया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कि इनको कोई पेंशन अलॉट नहीं होगी, इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। ये भी एक कॉज बन गया था द रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे एक और चीज हुई थी कि सैलरी जो थी सिपाहीज की, मिलिट्री में जो सिपाहीज थे उनकी सैलरी भी नहीं उनको मिलती थी, एक तरह से कम सैलरी उनको प्रोवाइड होती थी। ये सारी चीजें यहाँ के कॉजेज बन गए। और उसके बाद करप्शन तो ब्रिटिश आर्मी में थी ही थी, कोई भी जो इंडियन था वो एक रैंक से ऊपर तक नहीं जा सकता था, उसका लिमिट था कि वो इतने रैंक तक ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिश आर्मी की बात करें, मिलिट्री की बात करें, तो मिलिट्री में उनका सूबेदार से ऊपर का रैंक नहीं था ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस का, तो एक लिमिटेड रैंक था। तो ये सारी जो चीजें हो गई थी ये कॉज बन गया था आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब अगर हम इन चीजों को सम अप करें तो हम देखेंगे कि ये ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था, ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी कि ये रिवोल्ट हम करवाएंगे। ये एक कहते हैं ना चलते और फिर लोगों को लगा अब पानी सर के ऊपर से हो रहा है, तो उसी दौरान जो है ये रिवोल्ट 1857 आपका हुआ था। ओके, सो ये तो थे सारे कॉजेज आपके अंडर पॉलिटिकल कॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ द नेक्स्ट इज मिलिटरी कॉजेज। मिलिटरी कॉज में मैंने आपको एक चीज तो पहले बता दी कि करप्शन बहुत था आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। दूसरी चीज ये थी कि उनकी वेजेस बढ़ती नहीं थी, एक लिमिटेड वेजेस थी इंडियन सोल्जर्स की, इसके ऊपर से जो है उनको नहीं प्रोवाइड होता था। और अगर तीसरी बात करें मिलिट्री कॉज में तो देखो यार सिपाही, इसलिए इसको हम सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी बोलते हैं। अब वो तुम मिलिट्री कॉज में लो या वो तुम इमीडिएट कॉज में लो, तो मैं साथ ही में तुम्हें बता देती हूँ। हुआ क्या था, हुआ ये था अप्रैल 1857 की बात है। अप्रैल 1857 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बोला कि तुम क्या करो, उन्होंने कुछ एक गन प्रोवाइड करवाई, उसको बोला कि इसकी जो आगे का कार्ट्रिज है तुम इसको अपने मुंह से ओपन करो। अब करने में कर ले, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन उस कार्ट्रिज जो था वो किस चीज का बना था, फैट ऑफ काउ एंड पिग। ये सुनी होंगी चीजें। अब काउ जो है वो हिंदू धर्म में उसकी बड़ी मान्यता है, और पिग को आपको पता है मुस्लिम धर्म में इसको बड़ा माना जाता है। तो उस दौरान उसके चलते इन लोगों ने क्या किया, बोला इंडियंस ने बोला हम ये चीज नहीं करेंगे, हम ये कार्ट्रिज रिमूव नहीं करेंगे अपने मुंह से, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे आपके एक रेवोल्यूशनरी थे मंगल पांडे जी, मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके रिवोल्ट में इन्होंने क्या किया, वहां के 4 जो ब्रिटिश आर्मी के सिपाहीज थे उनको मार दिया। He killed the 4 सिपाहीज इन द ब्रिटिश आर्मी। और ये हुआ कहां था, ये हुआ था आपका मेरठ में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहला आपका रेवोल्यूशनरी या जो फ्रीडम फाइटर थे वो रिवोल्ट में कौन थे जो सबसे पहले शहीद हुए थे, तो वो थे मंगल पांडे। और ये रिवोल्ट आपका शुरू कहाँ हुआ था,
ये हुआ था शुरू आपका मेरठ में, इसलिए हम इसको इमीडिएट कॉज बोलते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा कॉज था जिसके बिल्कुल जब ये चीज हुई उसके बाद ही जो है रिवोल्ट शुरू हो गया। मैंने आपको बताया ये अप्रैल में ये चीज हुई थी और आपका 10 मई 1857 में रिवोल्ट जो है शुरू हो गया था। 10 मई 1857 में रिवोल्ट स्टार्टेड। अब ये जब 10 मई को रिवोल्ट स्टार्ट होता तो सारे जो लीडर्स थे इकट्ठे हो गए, कहाँ गए? वो गए दिल्ली बहादुर शाह जफर जी के पास। उन्होंने बहादुर शाह जफर जी को बोला आप जो है हमारा रिवोल्ट लीड करो। तो ये सारी चीजें होती और उसके बाद जो है 11 मई से जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर जी ने अपना रिवोल्ट दिल्ली में स्टार्ट किया था। तो यहां से ये जो चीजें हैं ये आपकी बनी अंडर इमीडिएट कॉज, ठीक है। और इसीलिए हम इसको सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी बोलते हैं, मतलब इसको हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका इमीडिएट कॉज। इसी को आप मिलिट्री कॉजेस में भी ले सकते हो। मिलिट्री कॉज में एक और चीज थी, देखो ब्रिटिशर्स ने एक अपना इन्वेस्टमेंट एक्ट पास किया, ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट एक्ट। उस एक्ट के तहत क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप क्या करो, जितने भी जो इंडियंस हैं उनको जब हम बोलेंगे, जहां हम बोलेंगे उनको, वो जो इंडियन आर्मी है उसको वहां पे पार्टिसिपेट करना होगा, उसको वहां पे लड़ने जाना होगा। तो उसी एक्ट के दौरान उन्होंने उनको बोला था कि आपको एक रिवर क्रॉस करके आकर लड़ने जाना है। अब वो रिवर वो क्रॉस अगर कर लेते, उस टाइम उनका मानना था कि जो उनका धर्म है वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा अगर वो रिवर वो क्रॉस कर लेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स फोर्स देम टू क्रॉस दैट रिवर। और आप देखो अगर इस टाइम पे हम धर्म को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है, अगर धर्म के नाम पे कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, कितने उस नाम पे आज के डेट में भी दंगों पे, धर्म के नाम पे कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उस टाइम पे तो ये चीजें बहुत ही होंगी, क्योंकि तब तो वैसे भी लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतना उनको नॉलेज नहीं थी। तो वहां पे जो उनका धर्म था वो ही उनके लिए सब कुछ था। तो आप सोचो धर्म के ऊपर अगर इन्होंने टारगेट किया था तो यहाँ से तो रिवोल्ट शुरू होना ही होना था। तो ये तो आपके जो दो थे ये मेन कॉज थे, और तभी हम इसको इमीडिएट कॉज के नाम से भी बोलते हैं, जो आपका सिपॉय म्यूटिनी मैंने आपको मंगल पांडे वाला इंसिडेंट बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मिलिट्री और आपका इमीडिएट कॉज भी कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक कॉजेस की, ओके, तो अगर हम इकोनॉमिक कॉजेस की बात करते हैं, हमारे पास जो आते हैं जमींदारी, महलवाड़ी और जोतवाड़ी सिस्टम आता है। देखो जमींदार में उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो थे जमींदार जो थे बीच में रख दिए थे और एक साइड पे पेजेंट्स थे। अब ये आ जाके एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? आ जाके एक्सप्लॉयटेशन पेजेंट्स का ही हो रहा था। अब आप देखो कैसे, जो मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार जो थे अपॉइंट कर दिए थे और उन्होंने बोला था आपने जो है पेजेंट से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है आपने हमें लाके देना है। तो इन्होंने इनको बोला कि आपने 50 से 70% जो टैक्स है हमें पेजेंट से लाके देना है। अब जमींदार क्या करते थे, वो सिर्फ 50 से 70 तो लेने जाते नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपनी जेब में भी थोड़ा डालना होता था। तो वो इनसे पेजेंट से 80 से 90% टैक्स जो है पेजेंट से उठाते ही उठाते थे, और वो क्या करते थे अपनी जेब में 10-20% अपनी जेब में, बाकी का 50 से 70% ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को दे देते थे, ब्रिटिश आर्मी को दे देते थे। अब यहाँ पे क्या होता, इसमें मैंने बताया आ जाके एक्सप्लॉयटेशन देखो किसका हो रहा है, फार्मर का ही हो रहा है, पेजेंट्स का ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि एट द एंड उसके पास बच कितना रहा है, 10% में उसका अपना खर्चा नहीं निकलता होगा। चलो ये रही बात की बातें। इसके अलावा क्या होता था, कभी फेमीन्स आ गए, ड्रॉट्स आ गए, ये चीजें होनी, तो उसमें क्या होना, यहाँ पे इन फार्मर्स को क्या होता था, इनको और नुकसान होता था, इनको और चीजें नहीं मिलती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब फेमीन्स ड्रॉट्स आने तो ये तो पैसे दे नहीं पाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो आगे जुल्म करेंगे, आगे जमींदार को बोलेंगे तुम जैसे जैसे करके इनसे पैसा लेके हमें दो, तो वो चीजें भी पॉसिबल नहीं थी। तो अल्टीमेटली नुकसान कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हो रहा था और फार्मर्स की तो वैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा मॉडिफाई उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया, रेतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रेतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन द ईयर 1820, और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो जमींदार पहले अपॉइंट किए थे, ये जमींदार बीच में से हटा दिए,
और ये जमींदार से हटा के इन्होंने बोला कि जो है फार्मर्स जो है हमें डायरेक्ट टैक्स पे करें, 70 से 80% आप हमें डायरेक्ट टैक्स पे करो। अब देखो 70 से 80% डायरेक्ट टैक्स लेने में उन्होंने एक अपनी तरफ से जो थे जमींदार से हटा के एक तरह से अच्छा ही किया, लेकिन इन्होंने जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे थे वो भी फिर बात हुई आज थे, कभी फमीन्स आए, ड्रॉट्स आए, उनकी फसल उतनी उगी नहीं, इन्होंने फिक्स्ड अमाउंट रख लिया था कि आप हमें इतना पे करो ही करो, तो वो कहाँ से करते? तो अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का। तो ये चीजें थी एक। फिर इन्होंने तीसरी चीज, ये चीज भी अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो एक और चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की, वो किया महलवाड़ी सिस्टम। अब महलवाड़ी सिस्टम में क्या किया? महल मीन्स विलेज। तो महलवाड़ी सिस्टम में इन्होंने क्या किया? एक तरह सा जमींदारी सिस्टम का थोड़ा सा रेनोवेशन करके इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे अगर जमींदार से अपॉइंट हुए थे तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने विलेज हेडमैन अपॉइंट किए थे, जो सरपंच थे गांव के, उनको बोला कि आप हमें फार्मर से इतना टैक्स लेके दो ही दो। अब अगर मैंने ये चीजें बोली कि इन्होंने ये चीज नहीं चली तो ये चीज इंट्रोड्यूस की, ये नहीं चली तो ये चीज इंट्रोड्यूस की, तो ऐसा नहीं था। इन्होंने फार्मर की वेलफेयर के लिए इंट्रोड्यूस किया। आज आके फार्मर्स का जो था एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा था। अगर इन्होंने यहाँ पे जमींदार हटा के डायरेक्ट टैक्स लेने लगे तो कहीं ना कहीं पैसे उनको भी नहीं मिल रहे थे, ब्रिटिशर्स को भी कहीं ना कहीं पैसे नहीं मिल रहे थे। इसलिए उन्होंने ये चीज खत्म करके रियायतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और फिर वो खत्म करके महलवाड़ी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ड्यू टू ड्रॉट्स, फेमीन्स और इतनी फसल फार्मर्स उगा नहीं पा रहे थे, उस वजह से कहीं ना कहीं जो पैसे थे उनको भी नहीं मिल रहे थे। ठीक है। So when we talk about social religious causes, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि देखो उन्होंने और ब्रिटिशर्स ने कहते कहीं ना कुछ अच्छा भी वो कर ही रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये सारी चीजें पढ़ी, देखो ट्रेन एस्टैब्लिश हुई, इंट्रोड्यूस हुई, ये तो आपको पता है, टेलीग्राफ एस्टैब्लिश हुई, ये तो आपको पता है, लेकिन इन्होंने और क्या अच्छे काम किए थे, वो सब चीजें करी उन्होंने अपने मकसद के लिए। अगर हम और ज्यादा बैकग्राउंड में जाके देखें, और ज्यादा हिस्ट्री पढ़े, तो हमें इतनी भी समझ आएगी कि अगर इन्होंने ये चीजें करी थी ना, एबॉलिशन ऑफ सती, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, विडो मैरिज एक्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब भी अल्टीमेटिव मोटिव ना उनका खुद का था, क्योंकि ये सारी चीजें करके आ जाके उनको पता क्या करना था, उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए उनको लेबर चाहिए थी, उन लोगों को अपने लिए काम करने के लिए उनको सिर्फ लेबर चाहिए थी। तो उनके लिए जितने ज्यादा इंडियन लेबरर्स होंगे उतने ज्यादा उनको फायदा है। अगर हम ये कहीं ना कहीं कुछ बुक्स में ये चीजें भी लिखी हुई है कि ब्रिटिशर्स कहीं तो लिखते हैं कि भाई उन्होंने अच्छे के लिए किया, लेकिन कहीं बुक्स में ये चीजें लिखी हुई है कि उन्होंने अगर ये चीजें भी कहीं ना कहीं मोटिव उनका खुद का था। तो सोशल रिलीजियस कॉजेज की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी चीजें करी जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, ये आपका एबॉलिश किया इन द ईयर 1804, सती एबॉलिश किया इन द ईयर 1829, स्लेवरी 1843 एंड विडो मैरिज एक्ट 1856, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। ठीक है, तो इस दौरान, इसके चलते के दौरान इन्होंने क्या बोला, जो इंडियन लोग थे उन्होंने बोला ये हमारे रिलीजियस मैटर्स में जो है इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे सती एक प्रथा थी कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो जो औरत होगी उसको अपने आप को सती करना होगा। ठीक है, तो वो एक प्रथा चलती आ रही थी। तो जब उन्होंने उस चीज को एबॉलिश किया, उस चीज को उन्होंने खत्म किया, तो उनको लगा ये हमारे रिलीजियस और सोशल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये भी क्या बन गया, कॉज बन गया आपके रिवोल्ट का। तो ये सारे जो थे कुछ 5 कॉजेस थे विच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर अब आपने इन कॉजेस को ध्यान से सुना होगा तो आपने एक चीज समझी होगी कि ये कुछ सडन एक ऐसा रिवोल्ट नहीं था, ये क्या था, सारा एक अमैलगमेशन थी, सारी जो इंसिडेंट्स चलते आ रहे थे, सारी जो क्रूरता ऑलरेडी होती आ रही थी लोगों पे, तो उन चीजों का एक अमैलगमेशन था रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा वॉर था जिसने जो है आपके लोगों के अंदर सीड्स ऑफ नेशनलिज्म बिल्ड किए थे। मतलब अभी तक उनको ऐसा ब्रदरहुड और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बट सीड्स ऑफ नेशनलिज्म जरूर बिल्ड हो गए थे अभी तक इन लोगों में। ठीक है, उनको इतना समझ आ गया था कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी जगह है, यहाँ पे हम रहते हैं, ये चीजें समझ आ गई थी। ऑल्दो सब अपने अपने मकसद के लिए लड़ने आए थे, अपने अपने मकसद से लड़ने आए थे, कुछ ऐसा नेशन एज ए नेशनहुड स्पिरिट पे लड़ने नहीं आए थे। अगर झांसी की रानी की बात करी तो क्योंकि उनके बेटे को आगे की गद्दी संभालने का मौका नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स,
उस दौरान जो है वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो थी, नाना साहेब की बात करी, उनको पेंशन स्टेटस नहीं दिया जा रहा था, उसके दौरान जो है उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। जो इकोनॉमिक कॉजेज में पड़े, जो पेजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उनपे ये क्रूरता हो रही थी जमींदारी, महलवाड़ी और रियोतवाड़ी सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो ये सब आपने जब देखा तो इन सब में मिलिट्री कॉजेज में देखा तो सिपाहीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उनकी वेजेस नहीं बढ़ रही थी। तो अगर सब इस रिवोल्ट में घुसे हैं तो सब अपने अपने मकसद के लिए घुसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आजादी चाहिए, हमें तुम लोगों से नहीं रहना, ये चीजें अभी तक उनमें बिल्ड नहीं हुई थी। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया था। अगर सब रिवोल्ट में आए थे तो सब अपने सेल्फिश मोटिव के लिए आए थे। So that was all about the revolt of 1857 under causes of the revolt. Next we will study about why the revolt failed and इसका impact क्या पड़ा उसके बाद। ठीक है।